हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। अब ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आपको देखना है तो ऊपर आपको वीडियो पे उसका रेफरेंस आ जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और पहले पार्ट 1 को देखते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे दिल्ली के सुल्तानों ने भारत के लोगों पर अटैक किया, आक्रमण किया और उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो ऐसे में क्या भारत के जो राज्य थे, राजा थे, क्या वो इसका जवाब देने के लिए तैयार थे? बिल्कुल तैयार थे। तो सबसे पहला साम्राज्य जिसने उनका विरोध किया वो था ईस्टर्न गंग किंगडम। ये आज के प्रेजेंट डे उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है वहाँ पर रूल करते थे। मतलब ईस्टर्न डायरेक्शन में ये लोग रूल कर रहे थे। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्टर्न डायरेक्शन में रूल कर रहे थे। मिड 13th सेंचुरी में इस ईस्टर्न गंग किंगडम के एक इंपॉर्टेंट राजा जिनका नाम था नरसिंह देव। दोस्तों, ये जो नरसिंह देव थे, इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों का जो गवर्नर था बंगाल का, उसको भी हराया था। और ये जो जीत थी दिल्ली के सुल्तानों के अगेंस्ट, ये इतनी बड़ी जीत थी कि इन्होंने, मतलब नरसिंह देव ने, उड़ीसा में कोणार्क नाम की एक जगह पर एक टेम्पल बनवाया जो कि किसके लिए था? सन के लिए था। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? सूर्य टेम्पल बोला जाता है। नरसिंह देव ने दिल्ली के सुल्तानों का विरोध किया और अपने अपने साम्राज्य को, अपने जहाँ पर वो रूल कर रहे थे वहाँ को बचाए रखा। किससे? दिल्ली के सुल्तानों के अत्याचारों से, वहाँ के लोगों को उनके अत्याचारों से बचाए रखा। आगे चलते हैं। इस चैप्टर में बात होती है मुसनूरी नायकों के बारे में। ये 75 चीफ्स थे जो कि तेलुगु चीफ्स थे। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को वारंगल में हरा दिया था। कितने ईयर में हरा दिया था? इन्होंने 1330 से लेकर 36 में तेलंगाना में वारंगल नाम की एक जगह में 75 चीफ मुसनूरी नायक्स, इन्होंने किसको हरा दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को हरा दिया था। चलिए आगे चलते हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिसने इस समय बहुत ज़्यादा विरोध किया दिल्ली के सुल्तानों का, वो थे होयसल। ये साउथ इंडियन रीजन में रूल करते थे, जिसे आज हम प्रेजेंट डे कर्नाटक में देख सकते हैं। तो ये कर्नाटक रीजन में रूल कर रहे थे। इन्होंने भी दिल्ली के सुल्तानों को हराया था और इन्होंने क्या किया? इंडिपेंडेंट किंगडम बनाए रखी बहुत लंबे समय तक। बट फाइनली ये मिड 14th सेंचुरी में ये जाकर किस साम्राज्य के साथ मिल जाते हैं? विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर के साथ इनका एसिमिलेशन हो जाता है। ये अब उसी का एक पार्ट बन जाते हैं। अब ये जो होयसाला है, ये नाम कहाँ से आया है? होयसाला नाम, एक इसके पीछे भी एक क्या है? एक दंत कथा है, एक कहानी है, एक फोकलोर है। मतलब साला नाम का एक यंग आदमी था जिसने लायन के साथ लड़ाई करी थी, मतलब एक शेर के साथ लड़ाई करी थी। एंड फाइनली इसी इंसान के नाम पर होए मतलब स्ट्राइक, और ये किसने किया? साला ने किया। तो मतलब जिसने शेर को भी हरा दिया हो, ऐसे इंसान को क्या बोल, ऐसी इंसान जिस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था उसका नाम क्या है? होयसाला इस डायनेस्टी का नाम है। और ये किस रीजन में रूल करते थे? ये कर्नाटक रीजन में रूल करते थे। फाइनली ये विजयनगर एम्पायर के साथ जाकर मर्ज हो गए थे। आगे जाकर हम बात करते हैं बहमनी सुल्तानों के बारे में। अब ये बहमनी कौन थे? बहमनी लोग जो थे, ये आज के मराठा जो महाराष्ट्र रीजन है वहाँ पर ये लोग रूल करते थे। बहमनी ये सब भी मुस्लिम्स ही थे, लेकिन इनका जो रूल था वो दिल्ली के सुल्तानों से अलग था। मतलब ये पहले दिल्ली के सुल्तानों के गवर्नर हुए थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट के फॉर्म में स्टैब्लिश कर लिया था। मान लेते हैं ये पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का रूलिंग एरिया है और यहाँ पर दिल्ली कैपिटल है। तो दूर दूर के स्टेट्स में दिल्ली के सुल्तान कैसे रूल करेंगे? वो रूल करते थे कुछ गवर्नर्स की हेल्प से, मिलिट्री गवर्नर्स की हेल्प से। बाद में जब ये मिलिट्री गवर्नर्स खुद में बहुत शक्तिशाली हो गए तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया सुल्तानों से। और ऐसा ही एक सुल्तान था, कौन? बहमनी सुल्तान, जिसने दिल्ली सल्तनत से खुद को अलग किया था। इन दिल्ली के ये जो बहमनी सुल्तान थे, इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया था कौन से रीजन में? डेक्कन रीजन में। और इसके अलावा भी गुजरात, बंगाल और इन सब जगहों पे भी कुछ सल्तनत एमर्ज कर गई थी। मतलब जब भी मैं सल्तनत बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है? ये एक मुस्लिम रूल की बात चल रही है, बट ये दिल्ली सुल्तान्स नहीं है, उनसे इंडिपेंडेंट है। तो गुजरात, बंगाल और डेक्कन रीजन में, मतलब महाराष्ट्र रीजन में भी क्या हो रहा था? एक नया सल्तनत एमर्ज कर रहा था, जो कि किसको चैलेंज कर रहा है? दिल्ली के सुल्तानों को चैलेंज कर रहा है। तो अभी तक बेटा हम 3 अलग अलग सुल्तानों के बारे में पढ़ चुके हैं, 3 अलग अलग डायनेस्टी के बारे में पढ़ चुके हैं जो किसको चैलेंज कर रही है, किसका विरोध कर रही है? दिल्ली के सुल्तानों का विरोध कर रही है। तो पहली जो शासक थे वो कौन थे? ईस्टर्न गंग, जो बंगाल, आंध्र प्रदेश इस रीजन में रूल करते थे। सेकंड होयसाला, जो कि कर्नाटक में रूल करते थे। और थर्ड थे बहमनी के सुल्तान, जो कि डेक्कन रीजन में रूल करते थे। अब जब विरोध की बात आ रही है, सुल्तानों के विरोध की बात आ रही है, तो राजपूत कैसे दूर रह सकते हैं? राजपूतों में राणा कुंभा, जो राणा है ये टाइटल होता था, राजपूत किंग जिसको यूज़ करते थे। राणा कुंभा जो थे वो मेवाड़ के एक राजा थे।
मेवाड़ मतलब जयपुर। जयपुर किस मेवाड़ को क्या बोला जाता है आज? जयपुर बोला जाता है। जयपुर के ये राजा थे और इन्होंने भी दिल्ली के सुल्तानों को क्या किया? विरोध किया, स्टिफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करी और उन्होंने इस एरिया में कभी भी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो चौथे राजा हो गए राणा कुंभा। अब इन्होंने राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया था, जिसकी फोटो आपको यहाँ दिख रही होगी। कुंभलगढ़ फोर्ट इसको बोलते हैं। ये अरावली पर्वतों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा पैलेस था और इसी में इसमें जो एक सबसे बड़ी वॉल, एक बहुत लॉन्गेस्ट वॉल 36 किलोमीटर्स की एक वॉल इन्होंने इस फोर्ट में बनाई थी, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करती थी? सेफ्टी प्रोवाइड करती थी सराउंडिंग रीजन से। अब सबसे इंपॉर्टेंट एम्पायर पे आ जाते हैं, विजयनगर एम्पायर पे। ये सबसे ज़्यादा बड़े विरोधी बनकर सामने आए किसके? विजयनगर एम्पायर जो था, जो साम्राज्य था, ये किसका विरोधी बन गया? दिल्ली के सुल्तानों का विरोधी बन गया और उन्होंने लंबे समय तक अपने आप को इंडिपेंडेंट रखा, अपने आप को स्वतंत्र रखा। इसको स्थापित करने वाले दो भाई थे, हरिहर और बुक्का राय। इन 14th सेंचुरी दे स्टैब्लिश देयर कैपिटल एट हम्पी। हम्पी नाम की एक जगह थी जहाँ पर इन्होंने अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया। अभी हम्पी में ही क्यों कर रहे थे, इसको भी जान लेते हैं। इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों की अथॉरिटी को, पहले तो ये उन्हीं के अधीन थे, उन्हीं मोहम्मद बिन तुगलक के ये गवर्नर्स थे, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट स्टेट विजयनगर एम्पायर इन्होंने स्टैब्लिश कर लिया। चलिए आगे बात करते हैं हम्पी की। हम्पी एक बहुत सुंदर शहर था बेटा, जो कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। आप यहाँ फोटो से देख सकते हैं, ये तो उसकी रूइंस है, मतलब जब तोड़ फोड़ मचा दी थी बाद में सुल्तानों ने, उसके बाद है। तो सोचो कब ये पहले कितना सुंदर लगता होगा। अब हरिहर और बुक्का ने हम्पी में ही क्यों अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया, इसके पीछे भी एक पूरी की पूरी कहानी है जो डोंट मिस आउट में दी हुई है। तो इन्होंने एक बहुत ही अद्भुत साइट, एक अद्भुत दृश्य देखा कहाँ? हम्पी में, जिसमें इन्होंने देखा कि एक खरगोश जैसा छोटा जानवर किसको चेज कर रहा है, मतलब किसके पीछे पड़ा हुआ है, किसको डरा रहा है? पैक ऑफ हाउंड्स को, मतलब कि शिकारी जो होते हैं, शिकारी जानवर, शिकारी कुत्ते, उनको, उनके पीछे कौन पड़ा हुआ है? एक छोटा सा खरगोश। तो अब ये था, जब इन्होंने ये अपनी सारी कहानी, अपना दृश्य अपने गुरु विद्या रानिया को बताया, तो विद्या राणा ने बोला कि ये तो एक सिंबॉलिक मीनिंग है, मतलब स्ट्रेंथ और करेज का। तो इन्होंने इनको एडवाइस किया कि ये जो सिंबल है ये आपको ब्रेवरी और रेसिलियंस की बात कर रहा है, तो आपको हम्पी में ही अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करनी चाहिए। तो हरि और बुक्का ने अपनी कैपिटल को हम्पी में स्टैब्लिश किया। विजयनगर एम्पायर जो था ये चारों तरफ से घिरा हुआ था अपने दुश्मनों से। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस मैप के थ्रू। यहाँ पर विजयनगर है और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अभी हमने आगे बहमनी सुल्तानों की बात करी थी, बहमनीज़ की। तो ये बहमनी जो थे ये बाद में जाकर 5 अलग अलग छोटी रियासतों में बढ़ गया, छोटे छोटे स्टेट्स में बढ़ गया। अहमदनगर, बैरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर। और फाइनली इनसे ये जो बहमनी, ये सब मुस्लिम रूल था बेटा। और फाइनली इनसे कौन घिरा हुआ था? विजयनगर। यहाँ पे गजनगर नाम की आपको एक उड़ीसा में एक जगह दिख रही होगी, यहाँ पे गजपति रूल करते थे। तो हम्पी की जो लड़ाई थी, मतलब विजयनगर की जो लड़ाई थी, वो बीजापुर, गोलकुंडा और गजपति इन सबसे इनकी लड़ाई होती थी, पर इनमें से कोई भी जीत नहीं पाता था विजयनगर एम्पायर को। फाइनली जब इन पांचों सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करी और इनके साथ एक युद्ध लड़ा, जिसमें विजयनगर हार गया था बेटा। पर हारने से पहले विजयनगर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो जान लेते हैं। विजयनगर के एक इंपॉर्टेंट राजा हुए थे, राजा कृष्णदेव राय। अब ये कृष्णदेव राय इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि ये बहुत, इन्होंने ये मिलिट्री में तो इन्होंने किंगडम को स्ट्रॉन्ग कराया ही, बट साथ साथ ये इस एम्पायर का, विजयनगर एम्पायर का कल्चरल रेनेसांस भी लेकर आए, मतलब सांस्कृतिक पुनः जागरण, जिसमें इन्होंने वहाँ के आर्ट एंड कल्चर को वापस से क्या किया? रिवाइव किया। आर्ट एंड कल्चर को वापस से इन्होंने रिवाइव किया, मतलब इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज, मतलब जो है ना, तो इन्होंने वापस से ही पैट्रोनाइज पोएट्स एंड स्कॉलर्स इन संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़ लैंग्वेज। इन्होंने खुद एक पोयम भी लिखी थी, एक तेलुगु पोयम लिखी इन्होंने, अमुक्त माल्यदा। क्या नाम है इनकी पोयम का? अमुक्त माल्यदा। ये तमिल सेंट किसकी कहानी है? अंडाल एक बहुत ही फेमस तमिल पोएट थे, उनकी कहानी को इन्होंने किस में लिखा? पोयम के फॉर्म में अमुक्त माल्यदा में लिखा। इस अमुक्त माल्यदा में एक चैप्टर जो था वो राजनीति के ऊपर भी था, रॉयल पॉलिसी के ऊपर भी था। कृष्णदेव राय ने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे टेम्पल्स को ग्रांट्स प्रोवाइड करी, मतलब लैंड ग्रांट और अलग अलग फाइनेंसेस, अलग अलग टाइप के गिफ्ट्स, जैसे कि तिरुपति टेम्पल जो आज भी बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा विट्ठल टेम्पल जो कि खुद विजयनगर की कैपिटल में था। ये जो विट्ठल टेम्पल था, इसकी एक फ़ोटो यहाँ पर आपको दी हुई है और आपने इसके म्यूज़िकल पिलर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। जब भी आप किसी पिलर के ऊपर हिट करोगे तो एक अलग टाइप का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो विट्ठल टेम्पल जो था ये इसके आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। विजयनगर एम्पायर की जो
जो सांस्कृतिक विरासत थी, जो वहाँ का डेवलपमेंट था, वो इतना हाई हो चुका था बेटा कि बाहर से पोर्तुगीज़ आकर यहाँ पर विजयनगर के बारे में लिख रहे थे। वो सिटी के बारे में इसकी तुलना किससे करते हैं? जो रोमन एम्पायर है, वो बोल रहे हैं उतना ही सुंदर है जितना रोमन एम्पायर है। मैनी वाटर जो है यहाँ पर कंड्यूट्स ऑफ वाटर फ्लो इनटू द मिड्स ऑफ इट। पैलेसेस हैं, और ये जो शहर है ये पूरी तरीके से किससे भरा हुआ है? लोगों से भरा हुआ है। इन्होंने क्या बोला कि जो विजयनगर है ये कम्प्लीटली क्या है? लोगों से भरा हुआ है। और ये जो एम्पायर है क्या है? फ्लरिश कर रहा है, मतलब पूरे अपने चरम पर है, मतलब अपने उत्थान पर है। मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट, जिस तरफ देखो कहीं पर आर्किटेक्चर, कहीं पे क्राफ्ट, कहीं पर आर्ट, तो हर तरीके का डेवलपमेंट इन्होंने विजयनगर में देखा। विजयनगर की एक पैनल है विट्ठल टेम्पल का, जिसमें दिखाई गए कितने तरीके के क्राफ्ट्स एंड स्किल्स में लोग जो थे वो निपुण थे, वो पूरे स्किल्ड थे। तो फाइनली जो विजयनगर एम्पायर है, इसके जो लास्ट राजा था, राजा राम राय, जो कि कृष्णदेव राय का सन इन लॉ था। राम राय जो कि कृष्णदेव राय का क्या था? सन इन लॉ था। जो पाँचों की पाँचों, बेरार, गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये जो पांच जो ये थी सल्तनत थी, इन्होंने राम राय के अगेंस्ट एक कॉन्फिडरेसी बनाकर उसको बैटल ऑफ तालीकोटा में क्या किया था? हरा दिया था। और बाद में बहुत महीनों तक उन्होंने विजयनगर साम्राज्य को क्या किया? बुरी तरीके से लूटा। वहाँ के घरों को, दुकानों को, महल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और फाइनली रुइंस में छोड़ दिया। और बाद में विजयनगर पर कौन रूल करने लगे? नायक रूल करने लगे। ये नायक कौन थे? वहीं के विजयनगर के पहले मिलिट्री गवर्नर्स रह चुके थे। और फाइनली मिड 17th सेंचुरी में, मतलब 1650 के अराउंड, इस एम्पायर को कम्प्लीटली डिक्लाइन देखना पड़ा। और यहीं से जो दिल्ली के सुल्तानों के अगेंस्ट हमने देखा कौन कौन से जो लोग थे वो विरोध कर रहे थे। सबसे पहले हमने ईस्टर्न गंग के बारे में देखा, दूसरा होयसाला, मसूरी नायक जो थे, देन विजयनगर, और खुद बहमनी जो सुल्तान थे। बहमनी सुल्तान जो थे वो 5 छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। तो ये हम था पूरा का पूरा उनके अगेंस्ट विरोध, किसके अगेंस्ट? दिल्ली के सुल्तानों के अगेंस्ट। आगे जाकर हमें पढ़ना है मिडिएवल पीरियड में मुगल्स के बारे में, मुगल्स ने कैसे अटैक किया, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी हम इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना।